हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 के बारे में। ठीक, हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके 2022 में एमटीएस में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, और ये है हमारा पार्ट नंबर 7। इससे पहले हम लोग 6 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके चैनल पर उन सभी वीडियो को अच्छे से देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। इससे पहले हम लोग 90 क्वेश्चन को 6 पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जो पहला क्वेश्चन है हमें दिया गया है, कह रहा है कि राजगृह किस जनपद, ध्यान रखना है, जो राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी, यानी जो राजगृह है वो किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है पहले ऑप्शन में अवंती, यानी अवंती की राजधानी है राजगृह। ठीक, या कौशल की राजधानी थी। ठीक, या कुरु की पहली राजधानी थी, या मगध की पहली राजधानी थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मगध। ठीक, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी यानी मगध, यानी जो राजगृह है वो मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। ठीक, आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या ब्लैंक में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं। ठीक, यानी बाघ नदी है कोई, और उस बाघ नदी के तट पर स्थित गुफाएं जो हैं उनका नाम भी क्या है, बाघ गुफाएं। ठीक, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं, ठीक, 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। ठीक, ध्यान से सुन लीजिए कि बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ की जो गुफाएं हैं, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं, 6वीं शताब्दी में विकसित करी गई। ठीक, अब आपको ये बताना है कि ये जो बाघ नदी है या जो ये बाघ गुफाएं हैं वो किस प्रदेश में स्थित हैं। ठीक, ये बात आपको अच्छी तरीके से बतानी है। ठीक, जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है गुजरात। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश, यानी जो बाघ नदी है या बाघ नदी के तट पर स्थित जो बाघ की गुफाएं हैं वो कहाँ पर है, इस मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक, यानी यह बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि ऐसे कौन से गवर्नर जनरल हैं जो वर्ष 1773 से लेकर के 1785 तक भारत के गवर्नर रहे। ठीक, ये बात आपको बतानी है। तो देखिए जरा ध्यान से, जो पहला ऑप्शन हमारा लिखा हुआ कह रहा है विलियम बेंटिंग, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है वारेन हेस्टिंग, ठीक, तीसरा ऑप्शन लिखा है लॉर्ड माउंटबेटन, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ लॉर्ड डलहौजी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वारेन हेस्टिंग। ठीक, यानी जो वारेन हेस्टिंग है ये भारत के गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक के लिए, तो 1773 से लेकर के 1785 तक। ठीक, ये भारत के गवर्नर जनरल है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वारेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि ध्यान दीजिए, कह रहा 1867 में, ध्यान रखना 1867 में केशव चंद्र सेन ने, ठीक है, में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता करी थी। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता करी थी। ठीक, मतलब अब किस जगह पे सहायता करी थी ये बात आपको बतानी है। तो देखिए जरा ध्यान से, जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कह रहा कलकत्ता में, ठीक, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है मद्रास में, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है बम्बे में, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है पुणे में। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बॉम्बे में। ठीक, यानी बॉम्बे में 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना करने में मदद करी थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था। अब ये समझना जानते हैं, यानी जो मंत्र शास्त्र नामक की पुस्तक है ये किसने लिखी थी। ठीक, अब ये पहले तो ये याद रख लीजिए कि मंत्र शास्त्र जो पुस्तक है वो किसके दरबारी कवि ने लिखी थी। तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे उन्होंने क्या लिखा था, मंत्र शास्त्र लिखा था। ठीक, अब ये मंत्र शास्त्र की अगर मैं बात करूं आपसे तो आपको बताना है कि ये जो मंत्र शास्त्र है वो किसने लिखा था। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, कह रहा है घटक पर
ठीक, दूसरा ऑप्शन लिखा अमर सिम्हा, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कालिदास और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है बेताल भट्ट। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेताल भट्ट, यानी जो बेताल भट्ट थे इन्होंने मंत्र शास्त्र की रचना करी थी। ठीक, और ये किसके दरबारी कवि थे? तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम, ध्यान रखना है कि मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर, ध्यान रखना शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच में। ठीक, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए क्या कि पुरंदर की संधि किसके और किसके बीच में हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच में हुई थी। ठीक, अब आपको ये बताना है कि कब हुई थी। तो जरा ध्यान से देखिए, जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ आपका कह रहा है 1665 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 1702 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 1639 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 1681 ईस्वी में। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1665, यानी 1665 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक, तो कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1665 ईस्वी में, और कभी कभी आपसे पूछेगा कि पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई थी। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच में हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि लौ स्तंभ निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? ध्यान रखना जो लौ स्तंभ है निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? ठीक, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कोलकाता में स्थित है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दिल्ली में स्थित है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है चेन्नई में स्थित है। ठीक, और चौथा ऑप्शन जो है वो कह रहा है जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली, यानी जो आपका लौ स्तंभ है वो कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, कह रहा गुरु पूरब या गुरु पर्व, ध्यान सुनना, गुरु पूरब या गुरु पर्व या प्रकाश वर्ष, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीन बात एक साथ लिख करके दे रखी है। ठीक, कह रहा गुरु पूरब या गुरु पर्व या प्रकाश वर्ष किस सिख गुरु की जयंती, ध्यान रखना किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक, यानी जो गुरु पूरब है या गुरु पर्व है या प्रकाश वर्ष है वो किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है, या गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है, या गुरु अंगद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, या गुरु अर्जुन देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरु नानक देव। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये गुरु पर्व है या जो आपका गुरु पूरब है या जो आपका प्रकाश वर्ष है वो सिख गुरु यानी कौन से? गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने बादशाह की उपाधि धारण करी? ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बादशाह कर देना है। ठीक, कह रहा निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने बादशाह की उपाधि धारण करी थी? ठीक, तो आपको ध्यान रखना, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है अकबर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है बाबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाबर, यानी बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करी थी। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी? ठीक, अब सुनिए बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, कई बार रिपीटेड है। ठीक, ये बात ध्यान रखना आपको। तो कह रहा है एनी बेसेंट यानी कि जो एनी बेसेंट थी निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन, यानी जो आपके पास में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनमें से किससे जुड़ी हुई थी? ठीक, पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ आदि ब्रह्म समाज से जुड़ी हुई थी, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ तत्व बोधिनी सभा से जुड़ी हुई थी, या भारतीय सुधार संघ से जुड़ी हुई थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यानी कि थियोसोफिकल सोसाइटी, यानी आपको क्या ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए थियोसोफिकल सोसाइटी, यानी जो एनी बेसेंट थी वो थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। ठीक है, फिलहाल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में, ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके ऑप्शन आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छी तरीके से ध्यान से। कह रहा है क्या सिंधु घाटी सभ्यता में, कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर
की एक उपनदी के किनारे पर बसा था, यानी लोथल शहर जो है वो एक उपनदी के किनारे बसा था। अब किसकी उपनदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक, ये बात आपको बतानी। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका लिखा कि साबरमती, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ कृष्णा, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ पेरियार और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ नर्मदा। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यानी कि साबरमती, ठीक, यानी जो साबरमती नदी है उसकी उपनदी के किनारे लोथल शहर बसा हुआ था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में दिया गया है, कह रहा स्वर्गीय सरोजनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी, यानी जो स्वर्गीय सरोजनी नायडू हैं उन्हें किस उपाधि से नवाजा गया था। ठीक, तो आपको दिया गया पहला ऑप्शन कि भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था, या भारत की चील के नाम से जाना जाता था, या भारत की गौरैया के नाम से जाना जाता है, या भारत की हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत की कोकिला। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था किनको, स्वर्गीय सरोजनी नायडू को। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं, ध्यान रखना कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक, यानी कौन से ऐसा ग्रंथ है जिसमें संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है पहला जो ऑप्शन है वो आपका कह रहा है सुत्त पिटक में, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ अभिधम पिटक में, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है मिलिंद पन्न में और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है विनय पिटक में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि विनय पिटक, यानी जो ये विनय पिटक ग्रंथ है इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है देखिए ध्यान से, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कि किसने बदायूं यानी 1197 से 1198 पर कब्जा करके इल्तुमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। ठीक, सुनिए ध्यान से, कह रहा कि किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। ठीक, तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका है मोहम्मद गौरी, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है महाराणा प्रताप और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है पृथ्वीराज चौहान। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुमिश को वहां का पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त कर दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दी इन क्वेश्चन को तैयार कर लोगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है हमसे कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ था। ठीक, यानी जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है उसका गठन जो है वो ढाका में किस वर्ष हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है या जो इसका गठन है वो कहाँ पर हुआ था, तो ढाका में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कब हुआ था ये बात आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ 1904 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ 1906 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ 1908 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ 1902 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1906 यानी 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किया गया था। ठीक, आई होप आप सब लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 8 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ठीक है।